नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे सहयोगी विश्वमोहन मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए हैं। बाजार में आज लगातार दूसरे सत्र में तेजी है और तेजी के साथ साथ अच्छी चीज ये है कि बाजार में आज स्थिरता भी दिख रही है। पिछले 1-1.5 घंटे से निफ्टी बैंक के लेवल में कोई खास चेंजेस नहीं है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है, लेकिन निफ्टी अपने गेंस को होल्ड कर रहा है। 125 अंक मजबूत थे और कंफर्टेबली हम देख रहे हैं कि 26,000 के लेवल को होल्ड भी कर रहा है। 20 डीएमए के आसपास आप कारोबार होते हुए देखेंगे। आज मेटल का बढ़िया सपोर्ट है बाजार को। तो अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाजार में जहां भी एक्शन होगा उनसे जुड़े जो भी ट्रेड या फिर निवेश के जो मौके बनेंगे वो अपने एक्सपर्ट से आपके लिए हम जरूर जानेंगे। साथ ही तमाम खबरों वाले शेयर होंगे और ट्रेड्स को लेकर अपॉर्चुनिटी हम एक्सपर्ट से समझने करेंगे कोशिश। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हमारी फिक्स्ड चीजें हैं, फिक्स्ड आइटम्स कौन कौन से हैं जो आपको जरूर मिलेंगे रूस की तरफ। तो 2:05 पर हम वायदा का चेक लेंगे और 2:10 पर हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स। ऑप्शंस की चैंपियन 2:40 पर। 3 बजे मार्केट एट 3 होगा। 3:10 पर बीटीएसटी और एसटीबीटी के ट्रेड्स होंगे और 3:20 पर हमारे पास होगा इवेंट्स टू वॉच, यानी कि अगले हफ्ते बाजार की नजर कहां पर होगी और आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करके चलनी चाहिए। तो पूरा 1.5 घंटा बहुत ही एक्शन पैक्ड है। लेकिन चलिए फटाफट ये जरा देख लेते हैं कि आज के लिए बाजार की बड़ी बातें कौन सी हैं। उसके बाद हम एक एक करके शो में आगे बढ़ेंगे। तो निफ्टी करीब 150 अंक चढ़कर 26,050 के पास है और 2 सत्र में लगभग 250 अंकों की तेजी निफ्टी में हो चुकी है। और अगर आप पिछले शुक्रवार से तुलना करेंगे तो इस हफ्ते जो शुरुआत के 3 दिनों में जो थोड़ी बहुत कमजोरी रही, लॉसेस काफी हद तक रिकवर कर लिए हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 150 अंकों का उछाल है। 59,400 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि डे हाई से लगभग 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमने निफ्टी बैंक में देखी है, क्योंकि सरकारी बैंकों की तरफ से आज पार्टिसिपेशन नहीं है और एचडीएफसी बैंक भी सपाट कारोबार कर रहा है। मेटल में जोरदार खरीदारी है। इंडेक्स लेवल पर लगी है हैट्रिक और अपने रिकॉर्ड हाई से मेटल इंडेक्स रफली अराउंड 3% की दूरी पर रह गया है। तो बेहतरीन सत्र है। हिंदुस्तान कॉपर बेहतरीन मूव हमने इस शेयर में देखी है और पिछले महीने भर में इसने तमाम शेयरों को आउट परफॉर्म किया है। हिंदुस्तान कॉपर हो गया, हिंदुस्तान जिंक हम देख रहे हैं कि 6% चढ़ गया, क्योंकि चांदी के प्राइसेस में जो रैली है वो थम नहीं रही है। 2 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई है घरेलू बाजार में चांदी की कीमतें। रियल एस्टेट शेयर काफी ज्यादा पिटे थे और आज हम देख रहे हैं कि तेजी लौटी है। स्पेशली अगर आप अनंतराज इंडस्ट्रीज की बात करें तो 8% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। हालांकि ये डेटा सेंटर का भी प्ले है और काफी ज्यादा हमने सेलिंग भी देखी थी और लोअर इसमें बाइंग आज इमर्ज होती नजर आ रही है। 52 हफ्ते के निचले स्तर से ये शेयर संभल रहा है। ऑयल एंड गैस शेयर में रफ्तार बनी है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस नरम पड़े हैं और ब्रेंट क्रूड आ गया है $62 के नीचे। बीपीसीएल करीब 3% ऊपर है। तो ओएमसी में आज रौनक है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी में आज अच्छी स्ट्रेंथ पर कारोबार हो रहा है। तो ये है बाजार की 5 बड़ी बातें। लेकिन बाजार में आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर हो रहा है ये भी फटाफट जान लेते हैं। विश्वमोहन के पास है पूरी की पूरी लिस्ट। विश्वमोहन बताइए, आज बड़ा एक्शन बाजार में कहां पर हो रहा है? देखिए, सबसे बड़े एक्शन अब मेटल्स में ही हो रहा है। हम पूरे हफ्ते हम 18 स्वदेश पे बता भी रहे थे कि मेटल यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत रह सकता है। एक्सपर्ट्स भी लगातार मेटल में खरीदारी की राय दे रहे थे और देखिए लगातार तीसरे दिन अच्छी मजबूती यहाँ पर दिख रही है और 3 हफ्ते की ऊंचाई पर ये इंडेक्स पहुंच चुका है। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, नैल्को, टाटा स्टील जैसी कंपनियां हैं जहाँ पे ज़बरदस्त तेजी है। हिंदुस्तान जिंक लगातार लीडर है। जिस तरह से चांदी के दाम 2 लाख के करीब पहुंचे हैं उसका फायदा साफ तौर से यहाँ पे दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर भी मजबूत है। टाटा स्टील को लेकर जो कल अधिग्रहण की खबर आई थी स्ट्रेटजिकली वो कितना फायदा है उसका फायदा यहां पर साफ तौर से दिख रहा है। कल भी अच्छी तेजी, आज भी अच्छी तेजी टाटा स्टील में भी दिख रही है। इसके अलावा एक और सेक्टर है, हालांकि यहां पर मिक्स राय आ रही थी, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे थे रियल एस्टेट को लेकर कि यहां पर जो दिग्गज प्लेयर्स है, जो बड़े ब्रांडेड प्लेयर है रियल एस्टेट मार्केट में, उनमें वो काफी पॉजिटिव थे और आज भी देखिए अच्छी तेजी है। अनंतराज 8% से ज्यादा मजबूत है। शोभा में 2.5% की तेजी है। ओबेरॉय रियल्टी, फिनिक्स मिल्स, ये तमाम जैसे स्टॉक्स है अच्छी तेजी। हमने 2-3 दिनों में देखा था कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी अच्छी रिकवरी, अच्छी तेजी लौटी थी। इसके अलावा फूड डिलीवरी वाली कंपनियों में भी आज अच्छी मजबूती दिख रही है। 10,000 करोड़ का स्विगी का QIP भी खुला हुआ है और इंटरनल में भी साथ में देखिए कल इंटरनल में भी कल भी अच्छी तेजी थी और आज भी अच्छी तेजी है। दोनों स्टॉक्स काफी अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। L&T ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड से आज काफी तेजी यहां पर दिख रही है और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे भी और डिटेल्स इसके बारे में बताएंगे। गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग अपग्रेड की है, उसका फायदा साफ तौर से
एक दिग्गज कंपनी जहां पर 2% से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। होनासा कंज्यूमर जहां पर मेंस ब्रांड में मेंस सेगमेंट में कंपनी ने एंट्री की, एक अधिग्रहण किया है, उसके बाद ही इस स्टॉक में ठीक ठाक तेजी यहां पर बनती दिख रही है। 2.5% से ज्यादा की तेजी फिलहाल दिख रही है। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स, गुजरात एनर्जी से बड़ा ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर्स की वजह से, ऑर्डर विन की खबर से यहाँ पर अच्छी तेजी, शुरुआती कारोबार से ही यहाँ पे अच्छी मजबूती बनी हुई है। 10.5% से ज़्यादा की तेजी इस काउंटर में भी दिख रही है। जीएमडीसी उड़ीसा में 3 कोयला ब्लॉक का कंपनी ने अधिग्रहण किया है। इसकी पूरी डिटेल्स भी आगे हम आपको बताएंगे और इस खबर से कंपनी में देखिए आज 5% की जोरदार तेजी दिख रही है। तो ये कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स है, कुछ और भी बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स हम 3 बजे आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब चलते हैं अभिषेक के पास और ये समझ लेते हैं कि बाजार की इस तेजी के पीछे वजह क्या है, बाजार का पूरा सेटअप कैसा दिख रहा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर इंडेक्स लेवल पे आप ट्रेड करते हैं तो कौन कौन से वो की लेवल्स होंगे जिन पर आज आपको नजर रखनी चाहिए और अगले हफ्ते नजर जरूर रखिएगा। अभिषेक बता दें। विश्वमन, देखिए यूएस फेड की पॉलिसी के बाद कल हमने देखा कि थोड़ी रौनक लौटती हुई दिख रही थी आईटी और मेटल में, और शाम होते होते जो पीएम मोदी ने बातचीत की है डोनाल्ड ट्रंप से ट्रेड डील को लेकर, तमाम और भी चर्चाएं हुई होंगी, तो इसने बाजार का मूड थोड़ा सुधारने का काम किया है और 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार में थोड़ी वैल्यू बाइंग भी आई थी। तो सारे के सारे हम देख सकते हैं कि मिले जुले एफर्ट्स हैं और आज लगातार दूसरे सत्र में तेजी है। और आज बढ़िया चीज ये रही है विश्वमोहन की जो सेकंड हाफ रहा है ना, सेकंड हाफ में बाजार काफी ज्यादा स्टेबल रहा है, बाजार ने अपने लेवल्स नहीं खोए हैं। निफ्टी हमने देखा था कि संकट ये हो गया था कि क्या 25,700 का लेवल भी टूटेगा, लेकिन अब कंफर्टेबली हम देख रहे हैं कि 26,000 के ऊपर आकर निफ्टी कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। आज आप देखेंगे कि डिफेंस, एफएमसीजी, सरकारी बैंक, ये 3 अगर आप खेमे छोड़ दें तो बाजार में आपको आज अच्छी बाइंग होती नजर आएगी। बैंकिंग फाइनेंशियल्स में भी आज बैंकों की तरफ से सपोर्ट है, मेटल शेयर चल रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, सिलेक्टिव आईटी हो गया, ये तमाम स्पेस में बाइंग हो रही है। और एक अच्छा बैरोमीटर ये होता है बाजार के सेंटिमेंट को भांपने का कि ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, निवेशक क्या सोच रहे हैं। आप मिड कैप और स्मॉल कैप को भी देखिए, क्योंकि वहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.5% की मजबूती है और मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.25% के आसपास की मजबूती है। तो यहां पर भी स्ट्रेंथ लौट रही है। ग्लोबल अगर हम क्यूज की बात करें, डॉव फ्यूचर करीब 100 के ऊपर है। यूरोप में हम देख रहे हैं कि मिलीजुली पॉजिटिव बायस के साथ शुरुआत हुई है। तो बाजार में स्थिरता है और एक चीज बाजार को और सपोर्ट करने काम कर रही है कि आप इंडिया विक्स को देखिए, ये भय और उतार चढ़ाव का सूचक होता है, उसमें हम लगातार नरमी देख रहे हैं। आज फिर से 2.5% की गिरावट के साथ 10 के आसपास के इंडिया विक्स के लेवल आ गए हैं। तो मतलब इंडिया विक्स का नीचे ना बाजार थोड़ा सा डल भी करता है, फिर वो मूवमेंट जो होते हैं ना फिर वो नहीं मिलते हैं, लेकिन ये है कि हाँ स्थिरता भी प्रदान करता है और वो चीज आज हम देख रहे हैं प्राइजेस में। तो मेरा मानना यह है कि अब ये निफ्टी ने 26 अचीव कर लिया है। 20 डीएमए का जो लेवल है 26,024 उसके आसपास ही आप घूमते हुए देखेंगे। सपोर्ट का जो लेवल है वो शिफ्ट होकर विश्वमोहन आ गया है 25,900 पर, और यहां से जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो मतलब पहले भी उसकी हम चर्चा करते थे वो है 26,100 का। 26,100 पार कर लेगा तो फिर बाजार में आप थोड़ी तेजी और बढ़ते हुए देखेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि थोड़ा रेंज में ही बाजार कंसोलिडेट करे, लेकिन ये बाजार अभी हम आज फिर से ये कह पाने की स्थिति में है, जैसे डेटा भी संकेत दे रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स का ये बाजार फिर से हो गया है। अगर आपको मौके मिलते हैं, अगर यहां से बाजार थोड़ा नीचे जाता है तो आप बाइंग कीजिए और जब तक निफ्टी मेरा मानना है कि 25,800 के ऊपर है, बाजार में जो तेजी का मोमेंटम है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। कुछ कुछ चिंताएं हैं विश्वमोहन, वो चिंताएं शायद अभी परेशान आगे करेंगी और बाजार उनके चलते थोड़ा वोलेटाइल भी होगा। वो है एफआईज की बिकवाली और रुपए की कमजोरी। आज भी हमने देखा कि रुपए ने ऑल टाइम लो बनाया, फिर लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई, लेकिन ये चीज आगे परेशान कर सकती है। लेकिन छोटे छोटे गेंस के लिए बाजार में आप ट्रेड कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना के बड़े ट्रेड मत कीजिए, थोड़ा वॉल्यूम अपना लाइट रखिए, हल्के रहिए बाजार में और अपने टारगेट भी छोटे छोटे रखिए। आप चाहें तो तेजी के ट्रेड यहां से ले सकते हैं। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक भी हमने देखा कि देखिए निफ्टी के मुकाबले तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ हमने देखी थी और पिछले 3 सत्र में, आज से पहले पिछले 3 सत्र में हमने देखा कि 58,800 पर बहुत ही खूबसूरत सपोर्ट लिया। कल तो बिल्कुल 58,800 के आसपास जाके निफ्टी बैंक घुमा है।
आज सरकारी बैंकों का सपोर्ट नहीं है, अदरवाइज आप निश्चित तौर पर 59,500 के ऊपर जाकर टिकते हुए भी निफ्टी बैंक को देखते हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि एक्सिस बैंक से सपोर्ट है, आईसीसी बैंक 4 महीने के निचले स्तर पर चला गया था, वहां से थोड़ी बाइंग उसमें आई है। तो कुछ शेयर बंधन बैंक में बाइंग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये कुछ बैंक बाजार को सपोर्ट करने का आज काम कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि सेम स्ट्रेटजी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आप निफ्टी बैंक बना के चल सकते हैं। 59,000 पर एक सपोर्ट है और 59,500 ये रेजिस्टेंस का लेवल है। 59,850, 59,150, मान लीजिए अगर आपको बाय ऑन डिप्स करना है तो इस रेंज में अगर निफ्टी बैंक अगर जाता है तो आप बाइंग करके निफ्टी बैंक में भी चल सकते हैं। यहां से थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनते हुए हम देख रहे हैं। बचे हुए सत्र के लिए, आज के लिए स्पेसिफिकली बस अब ये 1.5 घंटे का जो सत्र बचा है, 59,000 का सपोर्ट है और 59,500 का ये रेजिस्टेंस है। तो बाजार में थोड़ी सी माहौल, मूड चेंज हो तो रहा है और आप इस चीज से भी भाप सकते हैं कि जो शेयर बहुत टूटे थे या जो शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर चले गए थे, वहां से आप स्ट्रेंथ बिल्डअप होते हुए देखेंगे। डिक्सन टेक हो गया या फिर बीएसई हो गया या फिर जिसे आप अभी थोड़ी देर पहले अनंतराज इंडस्ट्रीज के जिक्र कर रहे थे, ये सारे के सारे शेयर आज बढ़िया मूव देख रहे हैं। लेकिन जो अगले ट्रिगर्स होंगे विश्वमोहन, अब इंडिया यूएस ट्रेड डील कब होती है इस पर नजर रहेगी। क्या बाजार के लिए सेंटा रैली काम करेगी, होगी नहीं होगी पता नहीं। बाकी रुपए की रिकवरी पर नजर रहेगी और हम देखेंगे कि Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ट्रिगर होगा बाजार को फर्दर रीरेट करने के लिए। फिलहाल आज के लिए संकेत बेहतर है और मुझे लगता नहीं कि बाजार अपने गेंस को गंवाएगा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र जरूर है, बट अभी भी होल्ड करके अपनी तेजी को निफ्टी ने रखा हुआ है। चलिए जरा एक्सपर्ट्स के लेंस से देखते हैं बाजार को और आपके लिए ट्रेड भी समझेंगे। हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। कुणाल जी, बाजार संभल गया क्या? आपको क्या लग रहा है, क्या रीडिंग आपकी कहती है और इंडेक्स में आप क्या ट्रेड लेने की सलाह देंगे? गुड आफ्टरनून सर। एंड बाजार ने अपने आपको अच्छी तरीके से संभाला है। जिस हिसाब से फिलहाल ट्रेड डील की बातें चल रही है, कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको अच्छा वेलकम किया है और आज 150 पॉइंट ऊपर मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। हम 25,950 के लेवल की बात कर रहे थे और निफ्टी फिलहाल 26,050 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि ऊपरी लेवल पे 26,200, 26,300 तक के लेवल अगर निफ्टी 950 के ऊपर सस्टेन होती है तो फिर देखने को मिल सकता है। एंड लग रहा है कि नेक्स्ट वीक को मोस्ट ऑफ द ये जो ट्रेड डील है वो फाइनल होने के चांसेस लग रहे हैं। तो वहां पे मार्केट एक नया हाई भी बना सकता है। ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ये। एंड एक कंडीशन अप्लाई यहाँ पे जरूर से रहेगा, 25,950 के ऊपर क्लोज आना जरूरी है। अगर ये ब्रेक होता है तो वापस आपको 25,700, 25,400 तक के लेवल निफ्टी दिखा सकती है। लेकिन अगर इसको होल्ड करके रखती है तो अच्छी खासी मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में निफ्टी हमें दिखा सकती है। तो ये व्यू है। अगर ट्रेड डील होती तो डेफिनेटली एक बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ पर बन रही है, लेकिन बाय ऑन डिप का ही मार्केट यहाँ पर दिख रहा है आपको। लेकिन चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की। कुणाल जी बताइए, क्लोजिंग ट्रेड्स में आपकी टॉपिक क्या है? टॉपिक में दो स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। सबसे पहला जो है बीपीसीएल है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 332.55 के अराउंड का स्टॉक है, 349 के अराउंड का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 373 का पहला टारगेट एंड वो जैसे ब्रेक होगा 390 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो पहला जो स्टॉक है वो बीपीसीएल है एंड दूसरा जो स्टॉक है वो एनएमडीसी है। 77.80 के अराउंड की खरीदारी का लेवल है फिलहाल। 75 और 50 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 79.60 का पहला टारगेट एंड जैसे ही ब्रेक होता है आपको 82.50 का दूसरा टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो बीपीसीएल और एनएमडीसी यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो दो कॉल बीपीसीएल, जहां पे पहला टारगेट 373 और दूसरा टारगेट 390 का है, 349 का स्टॉप लॉस लगाना है। एनएमडीसी 79 और 82.5, ये दो टारगेट है जिसके को ध्यान में रखकर आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं जहां पर आज काफी एक्शन दिख रहा है। एचयूएल आज 2% कमजोर है, हालांकि पूरा ओवरऑल एफएमसीजी ही कमजोर दिख रहा है। कुणाल जी, एचयूएल को लेकर काफी लंबे समय से एक लैगार्ड भी रहा है, क्या करना चाहिए एचयूएल में? जो खरीदारी करना चाहते हैं क्या उनके लिए मौका है क्या? बात करें तो ज्यादा कोई खास मोमेंटम हमें एक्चुअल में पिछले कुछ दिनों से देखने को नहीं मिल रही है।
ये जैसे क्वालिटी आइसक्रीम की उनकी जो डील हुई थी उसके बाद लगातार हमें एक डाउनसाइड की मोमेंटम एक्चुअल में देखने को मिल रही है। व्यू डेफिनेटली यहाँ पे जो मेरा हो रहा है वो अवॉइड करके चलने का, ये फर्दर गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 2240 का है। 2240 जैसे ही ब्रेक होगा आपको लोअर लेवल पे 2110 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अगर पोजीशन बनानी है तो अवॉइड करके चलने की ही सलाह है। नाउ नो डाउट यहाँ पे डाउनसाइड की मूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर आप शॉर्ट करके नहीं जा सकते क्योंकि रिस्क उतना फेवरेबल आपके लिए नहीं होगा। सो एग्जिस्टिंग अगर आपको पोजीशन बनानी है तो एक बार अवॉइड कीजिए। लोअर लेवल पे 2110 आता है तो वहां पे आप नई पोजीशन बना के जा सकते हो। लोअर लेवल पे अगर आपको दिखता है फिर वहां पे नई पोजीशन बनाएं। करंट लेवल खरीदारी से बचने की सलाह एचयूएल में कुणाल जी की तरफ से है। लेकिन आज एक अहम अपडेट ये है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है, जिसमें बैठक से देश की नीतियों की दिशा बदलने वाली कुछ बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों ने क्या कुछ कहा है, क्या हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, ये पूरी डिटेल्स है हमारे सहयोगी समीर के पास। समीर बताइए, क्या कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक दोपहर 1 बजे इस बैठक की शुरुआत होनी थी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कई अहम बिल को कैबिनेट से पारित किया जा सकता है, वहां से हरी झंडी मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो मनरेगा योजना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना। इस योजना का नाम बदलने का प्रस्ताव है और संभावित तौर पर इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। जो नया नाम इसके लिए प्रस्तावित है वो है पूज्य बापू जी ग्रामीण रोजगार योजना। ये इसका नया नाम संभावित हो सकता है। दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी बिल, इसको भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी बिल की सबसे बड़ी खास बात यह रहने वाली है कि इस क्षेत्र में, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए दरवाजे खोले जाएंगे। और सरकार का मत है कि इससे न सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ेगी बल्कि भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उस दिशा में एक काफी मील का पत्थर ये साबित होगा। तीसरा बिल जो कैबिनेट संभावित तौर पर जिसको पास कर सकता है वो है हायर एजुकेशन बिल। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार लगातार कई रिफॉर्म उठा रही है, उसी की दिशा में ये हायर एजुकेशन बिल को मंजूरी मिल सकती है। इसकी सबसे खास बात ये रहेगी कि जो देश भर में एजुकेशन सेक्टर में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो, AICTE हो या अन्य जो इस तरीके के रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो अब सब एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे। सरकार का मानना है कि नए बिल जो प्रस्तावित है उसके जरिए एजुकेशन के क्षेत्र में क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा कोपरा की MSP पर भी फैसला लिया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, जो जाहिर तौर पे किसानों को राहत उससे मिलेगी। इन सब के साथ में आपको बता दें कि सरकार एक इंश्योरेंस बिल को भी कैबिनेट में मंजूरी दे सकती है। और इंश्योरेंस बिल को मंजूरी मिलने का मतलब यह है कि हालांकि पारित तो ये बाद में पार्लियामेंट में जाएगा, वहां से पारित होगा, लेकिन इंश्योरेंस क्षेत्र में FDI विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। तो अपने आप में काफी अहम बिल हैं जिनको कैबिनेट में आज जिस पे चर्चा हो सकती है और वहां से हरी झंडी मिल सकती है। अहम हुआ है आज की जो बैठक है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी बिल को मंजूरी, जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन, मनरेगा का नाम बदलेगा, हायर एजुकेशन बिल, और किसानों के लिए तो बड़े ऐलान होंगे ही, और साथ साथ यहाँ पर कुछ और अहम ऐलान होने की उम्मीद है, जो समीर पूरी डिटेल्स बता रहे थे। समीर, लेकिन इंडिगो, आप एयरलाइंस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, बताइए इंडिगो को लेकर ताज़ा अपडेट्स क्या है? DGCA ने क्या कुछ अब नए सख्त फैसले लिए हैं इंडिगो के खिलाफ, और क्या अब उनके ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं है? कैंसिलेशंस, अब तो कोई स्पॉट कैंसिलेशन नहीं हो रही हैं? देखिए, आपने सवाल में कहा कि मैं ट्रैक करता हूं, इस वक्त तो इंडिगो को पूरा देश ट्रैक कर रहा है। मैं पूरे देश के तमाम नागरिक, जो चूंकि सबसे बड़ी एयरलाइन है और सरकार और रेगुलेटर भी ट्रैक कर रही हैं, उस ट्रैकिंग का नतीजा यह है कि अब आप इंडिगो पे सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन होता हुआ देख रहे हैं। पहले हमने देखा कि इंडिगो की जो फ्लाइट ऑपरेशंस है उसमें 10% की कटौती करने का आदेश DGCA ने दिया। ताजा उसमें अपडेट यह है कि 4 अधिकारियों को सैक कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया है और उनको वापस अपने मूल कैडर की तरफ भेज दिया है। ये वो थे जो कि फ्लाइट ऑपरेशंस में उसका लेखा जोखा देखते थे, और ऐसे FOIs को फिलहाल सैक कर दिया है DGCA ने। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 4 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी का गठन DGCA ने 5 दिसंबर को किया था, उस इंक्वायरी कमेटी के सामने आज इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स मौजूद होंगे, उनको तलब किया गया है। सवाल यही कि आखिर ये पूरी दिक्कतें हुई क्यों, इंडिगो एयरलाइन ने क्या कदम उठाए और
जाकर के ऐसी दिक्कतें ना हो, उसके लिए एयरलाइन क्या कदम उठा रही है। तो एक इंक्वायरी कमेटी के समक्ष इंडिगो के सीईओ पेश होंगे। इस इंक्वायरी कमेटी को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन सौंपनी है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले हफ्ते 1.5 हफ्ते में इंडिगो पर एक्शन की जहां तक बात है तो कुछ और कड़े कदम हम उठते हुए देख सकते हैं। हालांकि इंडिगो के लिए राहत की बात यह है कि उसके फ्लाइट ऑपरेशंस काफी हद तक स्थिर पोजीशन पे आ चुके हैं। ऐसा इसलिए कि तकरीबन 1950 फ्लाइट वो ऑपरेट कर रही है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस में भी सुधार हुआ है। और जहां तक रही टिकट कैंसिलेशन, रिफंड या लगेज रिटर्न की बात, तो उसमें भी काफी हद तक इंडिगो ने लगभग 100% के आसपास में पहुंच गए हैं। हालांकि इस बीच में एक आलोचना इस बात की हो रही है, इंडिगो ने क्या किया कि जो 3 से 5 दिसंबर तक जितने भी प्रभावित पैसेंजर थे उनको मदद करने के लिए एक जेस्चर के रूप में 10,000 रुपए का एडिशनल वाउचर या कूपन दिया, जिसका इस्तेमाल अफेक्टेड पैसेंजर फ्लाइंग के लिए किसी भी नेक्स्ट फ्लाइट में अगले 12 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। हालांकि इसमें आलोचना यह हो रही है कि जो जबरदस्त दिक्कतें हुई, क्या उसका मूल्यांकन महज 10,000 रुपए है? तो सोशल मीडिया में ये क्रिटिसिज्म अपनी तरफ है, लेकिन इंडिगो कोशिश ये कर रहा है कि कम से कम अपनी छवि भी सुधारे और अगर इस तरीके से लोगों को कुछ राहत दी जा सकती है तो वो करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। देखिए, सरकार भी नहीं चाहेगी कि ऑलरेडी जितना डिस्ट्रप्शन एयर स्पेस में आ गया है ये और बढ़े, और हो सकता है कि डांट फटकार लगा के इंडिगो को समझा बुझा के कहा जाए कि नहीं, आप अपने ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा, और फाइनेंशियल पेनलाइजेशन कुछ हो सकता है। लेकिन ये है कि हाँ, धीरे धीरे अब ये मामला है ना स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 3 दिन में आप देखेंगे कि 2 दिन इंडिगो का जो शेयर है आपको हरे निशान में ये दिखाई देगा। तो स्थिरता लौटने के संकेत हैं। 4,650 तक ये शेयर गया और वहां से थोड़ा रिकवरी करके 4,850 रुपए के आसपास के भाव हैं। और होता क्या है कि लोग भूल जाते हैं, और बड़ी कंपनी सिलसिले में लोग जल्दी भूलते हैं। किसको याद है कि वो मैगी वाला एपिसोड क्या हुआ था, और भी ऐसे, या फिर वेदांता में जो डिलिस्टिंग वाली जो बात चली थी उसके बाद क्या हुआ, पीछे छूट गई चीज़ें। इंटरग्लोब में भी यही चीज़ हो सकती है आगे चल के। लेकिन एक व्यू ले लेते हैं टेक्निकल, आपके पास अगर इसके शेयर होंगे तो, या फिर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। कुणाल जी, इंटरग्लोब एविएशन क्या राय है आपके इंडिगो को लेकर? क्या आपको लगता है कि जो नुकसान होना था, जो गिरावट आनी थी शेयर में, वो हो गई है, या फिर कुछ दिन या फिर कुछ लेवल आप अभी भी वॉच आउट करेंगे? अभिषेक जी, कल भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, और आपने उस टाइम पे शॉर्ट की बात की थी। हमने शॉर्ट का तो मना किया था, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा था कि 4,640 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और आज का जो कल का जो बॉटम है, वो बॉटम 4,645 के अराउंड का ही स्टॉक ने बनाया था। मेरा मानना यह है कि प्रेजेंट लेवल से एक बार खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक में 4,845 के अराउंड का है, और यही एसएल यहाँ पे आ रहा है 4,645 के अलावा दूसरा कोई एसएल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड लेना है तो मैं कहूंगा कि परफेक्ट एसएल है। कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन परफेक्ट लेवल पे बनी। ठीक है कुणाल जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है। कुणाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है और इस बीच एक ब्रेक लेने का वक्त भी हो गया था। लेकिन आप आईओसी को लेकर एक खबर देखिए कि FY26 के लिए इन्होंने 5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। डिविडेंड अगर इसको शुद्ध हिंदी में बोले तो उसको हम बोलते हैं लाभांश, यानी कि कंपनियां जो भी प्रॉफिट कमाती हैं वो अपने शेयरधारकों के साथ वो कई बार बांटती हैं। बाध्य नहीं होती है, उनके इच्छा पे होती है, लेकिन ये 5 रुपए डिविडेंड देने का ऐलान किया है। और आईओसी और या फिर सरकारी कंपनीज के केस में क्या होता है कि फिर वो डिविडेंड की रकम जो होती है वो सरकार के पास ही जाती है। सरकार भी प्रमोटर होती है तो उनको भी अपने खजाने भरने मदद मिलती है। तो आईओसी, बीपीसीएल, HPCL आज आप देखेंगे चौतरफा इसी स्पेस में बाइंग है। और बाइंग की वजह यह है कि कच्चा तेल भी थोड़ा नरम हो रहा है, आगे शायद थोड़ा और अगर नरम हो, अगर रूस यूक्रेन के बीच में पीस डील अगर हो जाती है तो। लेकिन एक राय जरूर लेंगे आईओसी या फिर बीपीसीएल, HPCL के शेयर पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बाद आपका स्वागत हो। बाजार की तेजी देखिए बरकरार है, 26,000 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जहां पर आज काफ़ी एक्शन दिख रहे हैं। एक एक करके उन सारे स्टॉक्स पर राय भी लेते हैं। GMR एयरपोर्ट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी है, 6% के आसपास की तेजी है। नए लॉन्ग बिल्डअप भी होते हुए दिखे हैं। कुणाल जी, GMR एयरपोर्ट को लेकर आपकी राय एक चाहिए।
वेल सर, जीएमआर एयरपोर्ट की बात करें तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में हमें स्टॉक दिखा रहा है। तकरीबन तकरीबन 5.5% स्टॉक ऊपर है। एंड प्रीवियस जो टॉप था 96 के अराउंड का, वहीं के अराउंड का लो बनाया था कल का, और आज के दिन में फॉलोअप मोमेंटम में एक अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक दिखा रहा है। नहीं खरीद करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, बट हाँ, अगर आपके पास स्टॉक में पोजीशन है तो एक बार होल्ड करके चलिए। ऊपरी लेवल पे 107 तक के लेवल एज अ टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। और सेक्टर है जो जबरदस्त तेजी के मूड में है वो है मेटल का। नाल्को देखिए 5.25%, हिंडाल्को 3.25%। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लीडर है, हिंदुस्तान कॉपर जबरदस्त तेजी है। अभिषेक, आप लगातार मेटल्स पे रिसर्च भी कर रहे थे और पूरे हफ्ते हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मेटल शेयरों की खरीदारी की राय दे रहे थे और उसी तर्ज पर आज जबरदस्त तेजी भी दिख रही है। मेटल को लेकर और क्या डेवलपमेंट नए आए हैं, क्या नए इंसाइट्स है आपके पास? फंड मजबूत है और उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें स्टॉक स्पेसिफिक हुई हैं। हिंदुस्तान जिंक के केस में हमने देखा है कि चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची हैं। 2 लाख रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं भारत में एमसीएक्स पर। और हिंदुस्तान कॉपर लगातार हम देख रहे हैं कि डिमांड भी अच्छी है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड जा रहे हैं कॉपर के, तो उसके चलते हिंदुस्तान कॉपर को फायदा मिला है। लेकिन ये जो यूएस फेड ने अपने पॉलिसी रेट्स में जो कम किया है, ये भी एक बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि यूएस फेड के दरें घटने से क्या होता है, फिर इंफ्रा के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए फिर डिमांड फिर बढ़ती है और फिर मेटल की मांग मजबूत हो जाती है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में भी नरमी आ रही है। 98.5 के नीचे का डॉलर इंडेक्स हो गया यूरो के मुकाबले या फिर येन के अगेंस्ट आप देखेंगे तो डॉलर वीक हो रहा है और उससे भी बेनिफिट मिलता है मेटल की डिमांड को के लिहाज से, क्योंकि डॉलर डिनोमिनेटेड ही प्राइसेस होते हैं और उसके बाद सॉफ्टनेस आती है तो फिर इनकी डिमांड में हम थोड़ी मजबूती देखते हैं। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर और आ रहा है, वो हो सकता है कि चाइना से निकल के आए। अभी तक ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन वहां की सरकार ने, वहां के लीडर्स ने ये संकेत दिए हैं कि अगले साल प्रोएक्टिव फिस्कल पॉलिसी सरकार लाएगी और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए निवेश पर और इसके अलावा कंजम्पशन पर सरकार करेगी। आपको बता दें कि सरकार की नीतियों से हम देखेंगे कि मेटल को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि चाइना ना सिर्फ मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है बल्कि प्रोड्यूसर भी है। और अगर हम चाइना की अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी से अगर रियल एस्टेट को सपोर्ट मिलता है तो मेटल सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि चाइना की टोटल जीडीपी में, मतलब जान के मुझे हैरानी होती है कि 20 से 25% अकेले जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है प्रॉपर्टी सेक्टर। तो मेटल को अगर प्रॉपर्टी को अगर बूस्ट मिलता है तो मेटल के लिए भी ये फायदे की चीज होगी। देखते हैं कि आगे कब होता है। लेकिन अपने शिखर से अब थोड़ी ही दूर रह गया है मेटल इंडेक्स। 10,837 का ऑल टाइम हाई है और वहां से 3-3.5% के आसपास की दूरी रह गई है। और अप्रैल के निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो मेटल इंडेक्स में लगभग 36% के आसपास की शानदार तेजी बनी है। हमने देखा था कि अगस्त थोड़ा नरम रहा, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में जबरदस्त बाइंग हमने देखी थी मेटल शेयरों में और इंडेक्स में 10%, 5% के मूव देखे थे। थोड़ी सी रिवर्सल हमने नवंबर के महीने में देखी, लेकिन दिसंबर में फिर से गर्मी लौटते हुए दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान जिंक में तो खैर चांदी वाला ट्रिगर है, वो तो सबको पता चल ही गया होगा, रोज हम इसकी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस साल अगर मेटल शेयरों की चाल की बात करें तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान कॉपर 53% चला है, हिंडाल्को में 42% की तेजी, टाटा स्टील में करीब 25%, जेएसडब्ल्यू स्टील 24%, वेदांता 22%, सेल 16%। तो इन सारे के सारे शेयरों में सेल थोड़ा कम चला है, लेकिन इन सभी ने कई सारे शेयरों ने बेंचमार्क को भी बीट किया है। लेकिन निफ्टी के अगेंस्ट आप देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न इसमें नजर आएंगे और डिमांड के साथ साथ पॉलिसीज का पूरा सपोर्ट मेटल को बनता हुआ दिख रहा है। तेजी है। हिंदुस्तान जिंक के बारे में एक और चीज बता दूं कि 20 से 25% इनकी कमाई कुल सिर्फ चांदी से आती है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है चांदी उत्पादन में हिंदुस्तान जिंक, और भारत की तो सबसे बड़ी कंपनी है ही, एकमात्र कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि 95% चांदी यही उत्पादन करती है और सिर्फ बाई प्रोडक्ट के जरिए करती है। और अच्छी बात है क्योंकि साथ साथ उनका जिंक और लेड भी निकल जाता है और वहीं से बाई प्रोडक्ट के तौर पे चांदी भी उन्हें मिल जाता है। तो एक बड़ा फायदा यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक को, और पूरी तरह से चांदी का प्रॉक्सी प्ले है और चांदी में इन्वेस्ट डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदुस्तान जिंक की रैली का फायदा आप उठा सकते थे। एक राय लेते हैं हमारे बाकी मेहमानों से। इस बीच हमारे साथ तेजस शाह भी जुड़ गए हैं, रोहन मेहता जी भी हैं। तेजस, आपसे शुरुआत करूंगा। मेटल स्टॉक्स तमाम ट्रिगर अभिषेक ने आपको बताए कि
क्यों इतनी तेजी है? एक जबरदस्त तेजी है। इस तेजी के बाद अब मेटल्स पर क्या राय है? क्योंकि चाइना में भी 5 ईयर के प्लान तैयारी चल रहे हैं, प्रॉपर्टी संकट को पूरी तरह से खत्म करने पर वहां पर फोकस बढ़ा है और ऐसे में मेटल्स तो चलना ही था। क्या लग रहा है, कौन से मेटल्स आपको यहां से पसंद आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेटल्स एज अ स्पेस अभी भी अच्छा लग रहा है और मोमेंटम देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग है मेटल स्टॉक्स में। वेदांता हमारा टॉप पिक है। वेदांता में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, तो वेदांता में मुझे लग रहा है कोई भी डिप आती है तो खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है 565 से लेके 585 तक के भी लेवल वेदांता में आ सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। आज फिर से एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है हिंदुस्तान कॉपर ने, और आज का अगर क्लोज 378 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान कॉपर भी 400 से लेके 410 तक जा सकता है। लॉयड मेटल का भी काउंटर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लॉयड मेटल की हम बात करें तो ये स्टॉक में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है। जुलाई मंथ के बाद 1612 का इसका स्विंग हाई बना था और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा था, बट रिसेंटली अगर देखेंगे तो 1170 से लेके 1190 में एक अच्छा खासा बेस बन गया है और पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक ने जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेंस दिखा रहा है। 10-20 डे का एक फ्रेश क्रॉस ओवर हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि लॉयड मेटल में भी करंट भाव पे खरीदारी की जा सकती है फॉर अ इमीडिएट टारगेट ऑफ 1350 ऑन दी हायर साइड। लॉयड मेटल्स हाल में टाटा स्टील के साथ भी हमने कल ही ये खबर दिखाई थी कि इनका जेवी हुआ है, जहां पे वो प्रोडक्शन से लेकर लॉजिस्टिक तक कई तरह के यहां पर शेयर करेंगे और एक सिनर्जी के साथ वहां पर टाटा स्टील के साथ भी काम करेगी। तो ये एक बड़ा बेनिफिशियरी है। वेदांता को लेकर तो खबर है ही, और साथ ही हिंदुस्तान कॉपर। ये कुछ टॉपिक आपकी तरफ से निकल कर आ रही है। लेकिन तेजस जी, आप अपने क्लोजिंग ट्रेड्स अब तक आपने बताया नहीं है, बता दीजिए आपकी नज़र में कौन से स्टॉक्स है जहां पर पैसा लगाना चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? देखिए, अपार्ट फ्रॉम मेटल हमें बैंकिंग एज अ सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट 60,000 के करीबन एक स्विंग हाई बना के कंसोलिडेशन में चला गया है, बट मुझे लग रहा है बैंकिंग एज अ सेक्टर आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक से मैंने चुना है एसबीआई का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो एकदम चट्टान की तरह मजबूत है और रिसेंटली स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था 1000 के करीबन और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। रिसेंटली शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के करीबन स्टॉक ने सपोर्ट लेके वापस अप ट्रेंड रिज्यूम किया है, तो मुझे लग रहा है कि एसबीआई में करंट भाव में या तो डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 930 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 995 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1025 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो फार्मा क्षेत्र से सन फार्मा लिमिटेड। सन फार्मा का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली 1850 के करीबन एक स्विंग हाई बना के स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था, बट पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाय टेकिंग सपोर्ट अराउंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली आई है स्टॉक में, लेकिन मुझे लग रहा है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सो 1750 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। पहला लक्ष्य रहेगा 1850 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1900 का। ठीक है, 1850 का 1900 की टारगेट है सन फार्मा के लिए। 1750 रुपए स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। इस बीच आप देखिए एमसीएक्स पर चांदी नए रिकॉर्ड पर है, और रिकॉर्ड कितना, 2 लाख रुपए का। ये 10 साल पहले चांदी की जो प्राइसेस थे 40,000 रुपए के थे, 40,000 रुपए प्रति केजी, वो हो गए हैं 2 लाख रुपए के। यानी कि 10 साल में 5 गुने का उछाल चांदी के प्राइसेस में हमने देखी है। मतलब क्या इक्विटी, क्या प्रॉपर्टी, चांदी ने जो कमाल किया है ना, जो धूम मचाई है, उसके आगे पीछे अभी कोई है नहीं। और स्टॉक मार्केट में भी आप देख रहे हैं कि जो सिल्वर से रिलेटेड जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, उसके शेयर में भी लगातार हमने रौनक देखी है। बाकी गोल्ड फाइनेंसेस वाली स्टॉक्स जो हैं वो गोल्ड की जो तेजी बनी उसके चलते उसमें हमने तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं। ये नए रिकॉर्ड के आसपास जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आप इसको देख रहे हैं, लेकिन नया रिकॉर्ड बन गया है। 2 लाख के ऊपर जाकर चांदी ने बना दिया है ये नया रिकॉर्ड। इस पर भी आगे थोड़ा और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर एक खबर आ रही थी कि 1000 रुपए के फंड रेज को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
एक्सपेंशन के लिए पैसों का यूज करेगी कंपनी। हाल फिलहाल हम देख रहे थे कि ऊपर से शेयर थोड़ा सा गिरावट का शिकार हो भी रहा था, लेकिन देखिए डे हाई पर 5% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। थोड़ा वीक था, अगर आप महीने भर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो शेयर 550 550 के रेंज में था, वहां से गिरते गिरते ये नीचे आया था 450 रुपए के आसपास, और आज एक झटके में 480 रुपए का भाव। रोहन जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी मजबूत पेरेंटेज, अब ये एक्सपेंशन वाले मूड में है कंपनी, आप जरा बताएंगे कैसी लगती है ये कंपनी और क्या करना चाहिए शेयर में? जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ बहुत बड़ा एक फैक्टर है, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, प्रॉफिट ठीक ठाक है, पर वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशंस करंटली। सो इस हिसाब से वी वुड बी ऑन द पॉइंट कि यहाँ से ज्यादातर कोई ग्रीन एनर्जी कंपनी है वहां पे शिफ्ट करना बहुत बेहतर होगा फॉर जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर ये व्यू हो गया, लेकिन सिल्वर के प्राइसेस पर जरा बातचीत करते हैं। और विश्वमोहन कमोडिटीज वाले शो में तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं, खुद भी बहुत ही बारीकी से इसकी एनालिसिस भी करते हैं। विश्वमोहन, कल परसों ही शायद हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1,90,000 रुपए की सिल्वर आ गई। अब ये तो बड़ी तूफानी रफ्तार है, ये देख के जिनके पास होगा उनको तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जिनको चांदी खरीदना हो उनके तो होश उड़े होंगे। था ही, लेकिन अब चांदी भी काफ़ी महंगी हो गई है। और चांदी अगर आप देखेंगे तो अप्रैल में इस साल 2025 की मैं बात बता रहा हूं, वो 90,000 के आसपास चांदी का भाव हुआ करता था। वहां से ही अगर आप देखिए तो करीब करीब 1,10,000 रुपए इसी साल अप्रैल से दिसंबर के बीच में ही महंगे हो गए हैं। इस हफ्ते की सिर्फ बात बता रहा हूं, 8.25% से ज्यादा की तेजी। एक महीने की अगर बात करूं तो 20% चांदी के दाम बढ़ गए हैं, और 3 महीने में 50% से ज्यादा, और इस साल करीब करीब 122% का उछाल, एक जबरदस्त तेजी। और इस साल का टॉप परफॉर्मर, सबसे बेहतर एसेट क्लास, एक एस्टैब्लिश्ड एसेट क्लास के तौर पर चांदी ने सबसे जोरदार रिटर्न दिया है। और जिस तरह के डेफिसिट की कहानी कही जा रही है, किसी भी सिक्योरिटीज में हम देखते ही हैं, एक स्टोरी बनानी पड़ती है अगर आपको चलाना है, और वो चांदी के साथ हो रही है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियल डिमांड पहले नहीं रही होगी, अचानक से 3 महीने में सारी इंडस्ट्री शुरू हो गई है। उसके अलावा 2 बड़ी इकोनॉमी यूएस, चाइना, जो अपने नेशनल प्लान में और क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में चांदी को शामिल कर लिया है, ये तमाम ऐसी चीजें ऐसी डेवलप हो रही है। और कुछ सेंट्रल बैंक, जिसमें सऊदी का सेंट्रल बैंक और रसिया का सेंट्रल बैंक, ये रिजर्व के तौर पर भी चांदी को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की शुरुआत कर चुकी है। और यही वजह है कि चांदी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। और मार्केट में अगर आप जाएंगे, अगर स्पॉट मार्केट में खरीदने ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो वहां पर तो 2,40,000 तक के प्रीमियम मिल रहा है। रिटेल की मैं बात कर रहा हूं, 2,10 के नीचे कोई भी रिटेल में आपको चांदी अभी नहीं मिलेगी, कि उन्हें लग रहा है कि काफी तेज है। वहीं आप अगर अपनी चांदी को अगर बेचने जाते हैं, अगर आपके पास घर में पड़े हुए हैं, तो आपको 2 लाख भी भाव नहीं मिलेंगे, वो डिस्काउंट में मिलेगा, लेकिन आपको खरीदना काफी महंगा पड़ सकता है। अभिषेक, नहीं ठीक है विश्वमोहन, वो तो खैर एक धर्म संकट हमेशा होता ही है, लेकिन ये जो रफ्तार है ना, अब ये देखिए शादियों का सीजन भी चल रहा है, हालांकि गोल्ड ज्वेलरी लोग ज़्यादा खरीदते हैं, बट चांदी की भी अच्छी खासी फिर बाइंग होती है, लेकिन ज्वेलरी वाली बाइंग होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड होती है, चांदी ना जाने कहाँ कहाँ यूज़ होती है। विश्वमोहन जरा बताएंगे आप कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग ना जानते हों, जो लोग मतलब यकीन ना करें कि वहां भी चांदी का यूज होता है? चांदी, अगर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा चांदी का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि वहाँ पे जो नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती है उससे कई 10 गुना ज़्यादा तक चांदी का इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक नया एक सेक्टर है जहाँ पर चांदी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जितने भी सेमीकंडक्टर कंपनियाँ हैं चिप के तौर पर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांदी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत मेडिकल डिवाइसेस में भी चांदी का इस्तेमाल होता है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ, और ज्वेलरी के तौर पे आपको अभिषेक बताऊँ कि ज्वेलरी सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे चांदी की ज्वेलरी पहनी जाती है। अदरवाइज 60% से ज़्यादा वो चांदी का इस्तेमाल लोग इंडस्ट्री में ही करते हैं, लेकिन 23% हिंदुस्तान में कंजम्पशन है सिर्फ चांदी का पूरी दुनिया का, और यहाँ पर ज्वेलरी बड़ी मात्रा में, क्योंकि पुअर मैन गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये तमाम ऐसे इंडस्ट्री है जहां पर चांदी का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है।
ऑलराइट, तो देखिए कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर जो है चांदी में ज़बरदस्त तेज़ी है, और इसी से रिलेटेड कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अब डिपेंडेंट हो चुकी हैं चांदी पे। और आप देख भी सकते हैं कि वो तमाम काउंटर्स जो हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमने सुबह भी इसकी चर्चा की थी, 540 के पास था, और अब आप देखिए लगभग 8% की तेज़ी जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक्सपर्ट अजय केडिया भी मौजूद हैं, क्योंकि चांदी में जो धुआंधार तेज़ी है, आइए समझते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इसकी चाल। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। देखिए वो 2 लाख का आंकड़ा तो आ गया, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 1 साल में हम देखें तो क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं चांदी ने। पर अजय जी, यहाँ से कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप चांदी को? 2 लाख के पार कौन से बड़े टारगेट्स अब ध्यान में रखें? नमस्कार। बिल्कुल ऐतिहासिक साल रहा है इस बार सोने चांदी का। जनरली हम देखते हैं कभी भी जब सोने चांदी की बात करते हैं तो जनरली 18-20% भी गेन होता तो बहुत बड़ी बात थी। बट इस बार हम देख रहे हैं कि चांदी लगभग 128% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। और जो माइटी फिगर है, मतलब एक ही साल में 1 लाख से ज्यादा बढ़ना, क्योंकि लास्ट ईयर से अभी तक हम देखे जबरदस्त तेजी बनी है और 2 लाख का लेवल आज छू चुका है। तो तभी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में हमने जो $65 छुआ है 1980-2011 के बाद, ये बड़ी तेजी है। और टेक्निकली लग रहा है ये $70-72 तक जा सकता है। हालांकि शॉर्ट पीरियड में जो तेजी आई है उस पर कॉशियसनेस भी बनता है। बट जो इंडस्ट्रियल डिमांड, ETF की डिमांड, फिजिकल में शॉर्टेज, ये मेजर कारण रहे हैं जिस कारणवश ये मार्केट में तेजी बनी। तो मुझे लगता है इंटरनेशनल में $70 और डोमेस्टिक मार्केट में जो रुपए में जो गिरावट आई है, ये और सपोर्ट कर सकता है। जो 220, 225 तक के लेवल हम देख पाएंगे। जबरदस्त तेजी है केडिया जी। मुझे याद है जब चांदी 65,000 के आसपास हुआ करती थी, उस समय आप लगातार 1 लाख लखटकिया चांदी कहते थे, तो लोगों को लगता था कि नहीं, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन तो नहीं कर रहे हैं। और आज देखिए 2 लाख भी पार हो गए। इन लेवल पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, किसी का अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो? देखिए विष्णु जी, मुझे लगता है ये देखिए वो टाइम पे भी हमें लगता था कि डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई के मुकाबले। हाँ, फ्रैंकली मेरा 1 लाख, सवा लाख, 31 यहाँ तक था। यहाँ से भी चांदी आगे तेजी रहेगी जो हम $75 या $70 की बात करें। बट जो एक साथ 6 महीने में जो बड़ा जंप आया है ना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह पे अगर हम जो ट्रेड आ रहा है, अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो लीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करंट लेवल पे एलोकेशन थोड़ा रिस्की आ जाता है। जैसे हमने अक्टूबर में 18% का फॉल देखा, ऐसा ही कुछ और फॉल अगर मिल जाता है तो वो एक लेने का अच्छा नजरिया रहेगा। जो ऊपर में मुझे लगता है कि अगर कोई साल 1.5 साल का व्यू लेकर चलता है तो $75 और डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 3 लाख के भाव आते हुए दिखेंगे। लाख तक के भी भाव आपको आने में दिख सकते हैं। हमारे साथ धर्मेश भाटिया भी जुड़ गए हैं और ग्लोबल मार्केट में बैठते हैं। धर्मेश जी, चांदी को लेकर एक गजब का एक्सुबरेंस बना हुआ है, गजब का उत्साह है लोगों के मन में। क्या हो गया? चांदी इतनी तेज रफ्तार क्यों दिखा रही है? क्यों लगातार इतनी बड़ी तेजी? 122% तक घरेलू बाजार में दाम बढ़ चुके हैं। क्या लग रहा है सर, ग्लोबल मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो चांदी एक चंचल कमोडिटी है, इसकी वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, हमने काफी सालों से देख रहे हैं। बट अगर आप देखिए कि ये साल काफी अच्छा साल रहा चांदी के लिए, ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो चुका है। जो $50 का जो आंकड़ा था वो 1982 में, 2007 में और 2025 में 3 बार ये टच करके इसने ब्रेकआउट दिया है। तो टेक्निकली मार्केट ने एक तो ब्रेकआउट दिया है $50 का जो स्तर है, तो यहाँ से एटलीस्ट $15 से $20 की तेजी चार्ट पे दिख रही थी। दूसरी, फंडामेंटली मार्केट में जो कंजम्पशन है वो मिल नहीं रहा था। अगर आप सोना देखिए, सोने को प्यूरिफाई करने के लिए चांदी की खपत चाहिए, बट सोना कंटिन्यूसली लाइफ टाइम यहाँ पे बढ़ रहा था, जबकि चांदी $25-30 की इधर टहल रही थी। तो जैसे ही मार्केट में ट्रिगर हुआ और चांदी ने एक रफ्तार दिखाई है, तो ये तेजी मेरे हिसाब से ईयर एंड में अभी भी बढ़ सकती है। अराउंड $65-70 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। मैं इसमें मंदी करने की सलाह नहीं दूंगा। $70 को सर घरेलू बाजार में कन्वर्ट कर दे तो बेहतर होगा। अगर MCX के लिए आज से देखें तो क्या लग रहा है? $70 को अगर आपको लग रहा है कि 2-3 महीने में अगर आ सकता है, तो वो भाव होगा घरेलू बाजार का? सो अगर घरेलू बाजार की बात करें तो मुझे चांदी और सोने में और ज्यादा तेजी इसलिए लग रही है क्योंकि रुपया भी कमजोर होगा। रुपया 90 के स्तर ब्रेक कर चुका है, तो ये आपको अराउंड 2,10,000 से लेके 2,25,000 के स्तर आपको शीघ्र ही दिखा देगा। बट अगर ये $70 पार कर दिया तो आपको 2.5 लाख के स्तर आपको नेक्स्ट क्वार्टर तक देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मैं काफी बुलिश हूँ इसमें। मैं इसमें सलाह दूंगा कि आप अभी भी बाय करके चल सकते हैं। इमीडिएटली ये महीने के अंतराल तक तो 2 लाख के स्तर आपको देखने मिल ही जाएंगे, क्योंकि रुपया भी इसमें काफी मुझे लगता है कमजोर होगा।
कि तो रुपए की कमजोरी का और फायदा मिलेगा। 2.25 लाख तो जल्दी ही आपको लग रहा है, और आने वाले क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में आपको लग रहा है कि 2.5 लाख भी चांदी हो सकती है। शुक्रिया धर्मेश जी, आपने वक्त निकाला और चांदी की इस ऐतिहासिक रैली पर हमारे दर्शकों को गाइड किया कि ये तेजी आगे और कितनी एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन चांदी, जैसा कह रहे थे कि काफी चंचल कमोडिटीज है, जब भी खरीदे वेट करे, बहुत घबराया नहीं, इस फ्रेंजी में ना फंसे। कभी कभी आपको बहुत बड़ा करेक्शन भी चांदी में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अपना रिस्क मैनेज के चले वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और वापस से इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं। मार्केट में जबरदस्त तेजी है, कमोडिटी मार्केट में एक्शन है, पर इस बीच ऐसे मार्केट में आपके लिए ऑप्शन सेगमेंट में क्या होनी चाहिए कमाई की रणनीति, ये समझेंगे और रुख करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज आपको ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो मेटल सेक्टर में मोमेंटम बना है कंटिन्यू रह सकता है। इसमें हिंडाल्को में काफी अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 860 रुपए की कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो कि 14 रुपीज के आसपास में मिल रहा है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 25 रुपए का टारगेट यहाँ पे बन सकता है। जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 3500 3300 रुपए का जो प्रॉफिट बन सकता है 7700 750 रुपए का। चलिए, हिंडाल्को यहाँ पर 860 का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी आज जुड़ने के लिए और ये कॉल हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो देखिए, मेटल पैक में अच्छी तेजी है, हिंडाल्को में आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड ले सकते हैं। पर आपको ये भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में ही रखकर ट्रेड लें अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो। पर चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। कई समय से इसकी चर्चा हो रही थी और अब इस पे मोहर लगती हुई दिखी है। पर फिलहाल रुक करेंगे एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस खबर को विस्तार में चर्चा करेंगे। कैबिनेट से इंश्योरेंस 100% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। फिलहाल जो एफडीआई लिमिट है 74% से, इसको 100% करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इंश्योरेंस संशोधन बिल को सरकार सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है और 4 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और कैबिनेट में आज क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एफडीआई लिमिट और भी जानकारियां सरकार की तरफ से दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल इस खबर को जरा विस्तार समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं जो कि इंश्योरेंस को करीब से ट्रैक करते हैं। अनुराग से समझेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि देश में जो इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो काफी ज्यादा कम है और कंपनीज तो लाइफ नॉन लाइफ मिला के करीब करीब 57 कंपनीज देश में हैं, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम पेनिट्रेशन जो देश में है वो जीडीपी का सिर्फ 3.7% है। तो इंश्योरेंस में अगर विदेशी निवेश आता है, अगर नई कंपनीज डायरेक्टली 100% एफडीआई का मतलब ये हुआ कि कंपनियां फ्रीली भारत में आ भी सकेंगी। तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा बल्कि कॉस्ट को भी कम करने में मदद यहां से मिलेगी। इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ रेडी हैं। अमोल आर्ट्स वाले, आज आप देखिए एलआईसी, आईसीसी लोम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ शेयर से हर निशान में कारोबार कर रहे हैं। अमोल, आप जरा बताएं, निश्चित तौर पर ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आगे चलकर ये फायदे वाली चीज होगी। हालांकि अंदाजा लग गया था क्योंकि फरवरी में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह दिया था कि हम एफडीआई लिमिट को बढ़ाएंगे, 74% से बढ़ाकर 100% करेंगे और अब लगभग ये चीज होने ही वाली है। इंश्योरेंस में कोई शेयर आपके रडार पर? एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ में हमने हाल फिलहाल तेजी देखी है, कोई शेयर है ट्रेड के लिहाज से? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक अगर मैं कॉन्ट्राबेट लेना चाहूँ तो एक एलआईसीआई प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक लॉन्ग करेक्शन के बाद स्टॉक ने रिवर्सल फॉर्मेशन रखा है और
का आज एक्सटेंशन देखने को मिला है। तो 855 नॉट ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म बट फॉर द मीडियम टर्म ऑल्सो एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन बना हुआ है। वो अगर सस्टेन होता है तो ये स्टॉक में जो टेक्निकल बाउंस बैक है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये 885 और 890 की तरफ पोजिशनरी जाने के चांसेस है। और दूसरा HDFC लाइफ एक कंसिस्टेंट फॉर्मेशन में है, रेंज में अटका हुआ था, बट 785 अगर ये रेंज ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो स्टॉक में एक मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड 825 इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन रहेगा स्टॉक के लिए। लाइफ की बातचीत हो रही है, एक बार HDFC लाइफ का आप हमें चार्ट दिखा दीजिए और उसको लेकर बुलिश है अमोल। 825 तक के टारगेट वो कह रहे हैं कि ये शेयर वहां तक जा सकता है। और अगर आप 2025 देखेंगे ना तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये साल ठीक ठाक बीता है। ये आप टॉप गेनर्स में दिखाई देंगे क्योंकि HDFC लाइफ हो या फिर SBI लाइफ हो, HDFC लाइफ के रिटर्न ऑलमोस्ट 25% के हैं, जो कि अगर आप इंडेक्स से तुलना करेंगे निफ्टी से तो ये 2.5 गुना है। SBI लाइफ की हम बात करें तो SBI लाइफ के शेयर में जो इस साल की तेजी है वो 44% की है और ज़्यादा। तो यहाँ पर आप फोकस करके चलिए। इन खबरों का अंदाज़ा हालांकि बाजार को पहले से था। देखिए ऐसा नहीं है कि अब इसके बाद इसी खबर पे ना बार बार फर्दर तेज़ी दिखेगी, बट ये है कि हाँ आगे चल के थोड़ी सी ना कंपनीज और हो सकता है कि री-रेट होते हुए देखें जब एक्चुअल FDI जब आएंगी कंपनीज के माध्यम से। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों की जरा बातचीत करते हैं। और आज बाजार में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ आपको ना विजिबली तमाम ऐसे शेयरों में नजर आएगी जो थोड़े से लगाड़ थे। एक राय मैं फिर से लेना चाहूंगा आपसे अमोल जी, केन्स टेक के शेयर पर, केन्स के साथ साथ अब डिक्सन पर भी व्यू दीजिएगा क्योंकि ये दोनों के दोनों शेयर पिटे थे। केन्स ज्यादा टूटा था, रिकवरी वाला फेज चल रहा है, कल से हमने देखा कि उसकी शुरुआत हुई है। आपको क्या लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड और यहां से अप मूव ये कायम रहेगा? ये बाउंस बैक बोल सकते हैं बट अभी भी मैं थोड़ा वेट एंड वॉच का ही अप्रोच रखूंगा क्योंकि करेक्शन बहुत शार्प हुआ है। अगर हम देखेंगे तो ये मंथ में 25% से भी ज्यादा स्टॉक करेक्ट हुआ है, वोलेटिलिटी बढ़ गई है, तो शायद रिस्क मैनेजमेंट करना, दोनों तरफ के मूवमेंट्स हो रहे हैं, इसके लिए कारण शायद रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो। बट पूरे में से अच्छा एक चीज हुआ है कि जो फॉल था कंसिस्टेंट वो कहीं ना कहीं रुकते हुए हमने देखा है। 3750 सपोर्ट जरूर है बट थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। जिस तरीके का फॉर्मेशन है मुझे लगता है स्टॉक कहीं ना कहीं एक विंडो ओपन करेगा शॉर्ट टर्म में। ऑन द हायर साइड स्टॉक के लिए 4500 4750 रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं सपोर्ट्स की तरफ देखता हूं तो 3750 इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा। और डिक्सॉन का फॉर्मेशन अभी भी खराब है, अगर हम देखते हैं तो लोअर टॉप फॉर्मेशन है और जब भी सपोर्ट्स कोई इंपॉर्टेंट ब्रेक है तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर काफी तेजी से बढ़ता हुआ हमने देखा है। ये बाउंस बैक है तो शायद एक आध दिन का और वेट रहेगा, बट यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है तो शायद स्टॉक अपना जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड चल रहा है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके चलिए, तो केन्स टेक्नोलॉजीज को लेकर ये राय आ गई अमोल जी की तरफ से, लेकिन हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग, आप लगातार यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI की खबर लगातार लेकर आ रहे थे और आज इसको मंजूरी भी मिल गई है। क्या अपडेट्स है, इसका क्या फ़ायदा होगा? हालांकि ये बजट में ही इसके ऐलान हो गया था लेकिन इसकी मंजूरी मिलते मिलते काफ़ी देरी हो चुकी है, लेकिन पूरे सेक्टर के लिहाज से देखिए तो ये कितनी बड़ी खबर है। 100% FDI को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हालांकि ऐलान बजट में हुआ था, लेकिन इसके अलावा जो कैबिनेट के द्वारा मंजूरियां दी गई है, जो बड़ी मंजूरियां हैं, वो है इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल को गो अहेड दिया गया है, कैबिनेट की मुहर लगी है। तो ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जिसके बाद हम आने वाले दिनों में देखेंगे कंपोजिट लाइसेंस हकीकत हो जाएगी। यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, वो कंपोजिट लाइसेंस लेने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस, तमाम नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी और इसी तरह से नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी। ओपन आर्किटेक्चर भी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर लागू होगा। ओपन आर्किटेक्चर के बाद अभी जो एजेंट है वो एक ही सेगमेंट की कंपनी के प्रोडक्ट बेच पाता है, लेकिन ओपन
आर्किटेक्चर के बाद एक कंपनी का एजेंट है वो और ज्यादा एक से ज्यादा कंपनियों के साथ करार कर पाएगा और उनके प्रोडक्ट बेच पाएगा। तो ये डेवलपमेंट जो है वो LIC जैसी कंपनी के लिए नेगेटिव है, क्योंकि LIC का 90% से ज्यादा कारोबार ओपन आर्किटेक्चर के थ्रू आता है। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी इस बिल का हिस्सा है। वैल्यू एडेड सर्विसेज में इंश्योरेंस कंपनियां अभी जिस तरह से केवल बीमा को ऑफर करती है, लेकिन वैल्यू एडेड सर्विसेज के बाद इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो भी चीजें, हेल्थ केयर से जुड़ी, हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, जिम है, योगा है, ये तमाम चीजें भी ऑफर कर पाएगी, तो उनके कारोबार को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कंपोजिट लाइसेंस, वैल्यू एडेड सर्विसेज, ओपन आर्किटेक्चर, ये बड़ी चीजें हैं। और एक और बड़ा जो रिफॉर्म है वो है इंश्योरेंस कंपनी का नॉन इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्जर होना, सेक्शन 35 का रिमूवल। तो ये मैक्स फाइनेंशियल के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि एक्सिस मैक्स लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल का मर्जर हो पाएगा और एक्सिस मैक्स लाइफ जो है वो लिस्टेड कंपनी में तब्दील हो जाएगी। तो ये चीजें जो है वो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है और इसको इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल को सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा, जो अगले कई सालों तक इंश्योरेंस सेक्टर की दशा और दिशा तय करेगा। शुक्रिया अनुराग, ये पूरे इंसाइट्स लेकर आने के लिए। और आपने बताया कि जिस तरह से जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो कंपोजिट लाइसेंस होगी, इस पर ज़्यादा चर्चा करना ज़रूरी है। हमारे अखिलेश राठे भी हैं, फॉर्मर मेंबर है IRDAI के। शुक्रिया सर, गुड आफ्टरनून। सर, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि कंपोजिट लाइसेंस लाने से रेगुलेटरी तौर पर क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे और क्या IRDA इसके लिए तैयार है, और जो लाइफ इंश्योरेंस होगी या जनरल इंश्योरेंस होंगे, क्या एक साथ चलने से कोई रिस्क तो नहीं बढ़ेगा? पहली बात तो ये है कि ये सारी जो बदलाव 2015 के बाद ये पहले बदलाव हुए हैं 10 साल के बाद, तो मैं बहुत खुश हूँ इसके कारण। दूसरा, आपने जो पूछा, तो वैसे भी एक्ट अमेंडमेंट के बाद रेगुलेशंस जो है वो 6 महीने के अंदर लाने पड़ते हैं और स्वाभाविकतः इस साल के यानी आगे 6 महीने के पहले सारे रेगुलेशंस आएंगे। तीसरी बात यह है कि ये कोई नया इसमें अमेंडमेंट आया नहीं है। जो डिस्कशन पेपर फ्लोट हुआ था फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, वो ही सारे बदलाव इसमें आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि IRDA को ये पता नहीं था कि क्या बदलाव आ रहे हैं, तो दे मस्ट हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स। और वैसे भी प्रिपेयर रहे या न रहे, 6 महीने के अंदर तो उनको रेगुलेशंस लानी ही है। चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट एफिशिएंसी और ऑपरेशनल सिनर्जी, इसके लिहाज से कितना फायदा होगा और किन कंपनियों को अगर बता पाए, क्योंकि आप फॉर्मर मेंबर है तो आप खुल के भी सर बातचीत कर सकते हैं। नहीं, पहली बात तो यह है कि LIC को तो फायदा होने ही वाला है, क्योंकि LIC ने पहले भी अपना इरादा कहीं जाहिर किया था कि वो हेल्थ इंश्योरेंस में आना चाहती है, तो LIC के लिए फायदा होगा। बाकी जिन कंपनियों की अदर लाइन्स ऑफ बिजनेस में ये नहीं है, काम नहीं है, उनको फायदा होगा। जैसे अब आदित्य बिरला अगर देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस भी है, जनरल इंश्योरेंस भी है और लाइफ इंश्योरेंस भी है, तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? हो सकता है कि ये तीनों कंपनीज मर्ज कर लेंगे, वो ये एक हो सकता है, ताकि कॉस्ट जो है वो, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम हो। मगर बाकी जो कई कंपनीज हैं कि जिनका कारोबार सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में है या सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में है, उनको जरूर इससे फायदा होगा। और मेनली इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी और खुद के एजेंट जो है वो खुद के ही जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ के प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। अब हो क्या रहा है, जैसे LIC के बारे में, LIC के एजेंट जो है वो दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज के हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस हो गया या फायर इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया। अब LIC को ही अगर लाइसेंस मिला और LIC ने लिए, तो ये एजेंट जो है वो स्वभावतः LIC के प्रोडक्ट्स ही बेचेंगे। तो ये एक पक्का पॉजिटिव LIC के लिए होगा। और रेगुलेशन में ये तय करना होगा कि इसका अकाउंटिंग जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो, क्योंकि देयर हैज टू बी एक, जैसे दीवार कहते हैं ना हम, कि वैसे होनी चाहिए, ताकि सॉल्वेंसी मार्जिन वगैरह ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में रह सके। ओवरलैप नहीं होना चाहिए, इधर का उधर, उधर का उधर नहीं होना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग के हिसाब से
बहुत जरूरी है नीलेश जी। और ये रेगुलेशंस में आ ही जाएगा, कोई सवाल ही नहीं। हाँ जी नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस बहुत ही अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। एक और जानकार को जोड़ती हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव दुबे, फाउंडर एंड सीईओ लिव लॉन्ग के। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे सीधा प्रश्न, काफी लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था, फाइनली कैबिनेट ने इसको गो हेड कर दिया है। आपसे सर मैं ये जानना चाहेंगे, अभी भी देखिए कंपनीज कम नहीं है देश में, मतलब 24 इंश्योरेंस नॉन लाइफ में है, 34 नॉन लाइफ में है। अब ये जो और कंपनीज आएंगे मान लीजिए देश में, या फिर अगर निवेश अगर बढ़ता है, तो आपको क्या लगता है कि इसे इंश्योरेंस की कॉस्ट जो फिलहाल अभी है, क्या ये भी कम होगी? और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, क्या वैसे ही ये बिजनेस कर पाएंगी, या फिर इनके भी मार्जिन वगैरह आपको लगता है कि थोड़े श्रिंक हो सकते हैं? तो देखिए, कॉस्ट तो डेफिनेटली कम होगी, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस एक स्पेस बोलेंगे तो वहां पर हमें लगता है कि काफी कॉस्ट कम होगी और टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4 मार्केट्स में पेनिट्रेशन बढ़ेगा, राइट। रिगार्डिंग मार्जिन फॉर द लार्ज प्लेयर्स, वो एक समय बताएगा, बिकॉज उसमें कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ओवरहेड एक्सपेंस वगैरह वगैरह। बट ये कि पेनिट्रेशन काफी बढ़ेगा, कंज्यूमर्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, रीच काफी बढ़ जाएगी इंश्योरेंस की। एंड जितना पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अभी कि लोकलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज एंकरेज की जाएंगी, छोटे कैपिटल पे एंकरेज की जाएंगी, तो उससे यू विल सी, जैसे एनबीएफसी में रेवोल्यूशन आया था कि बहुत सारी छोटी छोटी एनबीएफसीज जिन्होंने लास्ट माइल कंज्यूमर को कनेक्ट किया, जैसे एफआई ने किया, गोल्ड लोन कंपनीज ने किया, वैसा इंश्योरेंस में भी एक्सपेक्ट कि वैसा टायर 4 मार्केट में, टायर 5 मार्केट जो स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है उस लोकल रीजनल स्पेस के हिसाब से, वो काफी अच्छा रहेगा। और ये हेल्थ एज स्पेस जो हमें लगता है, जहां लिव लॉन्ग हेल्थ में ऑपरेट भी करता है, वहां काफी ये पॉजिटिव रहेगा। एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद द आउटकम फाइनली, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये कंपोजिट लाइसेंस से ऐसा तो नहीं होगा कि बड़े प्लेयर्स को ज्यादा फायदा होगा, छोटे प्लेयर्स पीछे छूटते जाएंगे? और दूसरा एक और चीज यहाँ पे दिक्कतें लग रही कि जिस तरह से बैंकिंग में आगे चलकर कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला, मर्जर यहाँ पर देखने को मिला, क्या इंश्योरेंस सेक्टर में भी आगे चलकर इस तरह की कुछ संभावनाएं फिर बन सकती है क्या? देखिए, कंसोलिडेशन तो एक मार्केट ड्रिवन प्रैक्टिस है। ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, जो कंपनी बड़ी होगी, वो इकोनॉमिक स्केल लेकर आएगी तो डेफिनेटली वो दूसरों को अक्वायर करती है, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसमें एक और एंगल हो सकता है कि बाहर से अगर कैपिटल आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा, तो वो भी एग्जिस्टिंग छोटी कंपनीज को अक्वायर कर सकते रहेंगे, राइट। बट ओवरऑल ये कि रीच बढ़ेगी। दूसरा है कि इंश्योरेंस भी जैसे बैंकिंग है और सरकार बोलती भी है कि बड़े बैंक चाहिए इंडिया को, वैसे इंश्योरेंस भी बड़ी कंपनी जरूरत है। उससे क्या ना कि आपका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कम हो जाता है और डेटा ज्यादा बन जाता है सिस्टम के अंदर, विच हेल्प्स इन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये मेरा मानना है कि ये बिकॉज दीज आर टाइटली रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छा रेगुलेशन रहता है इसमें, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्राइसिंग या कंज्यूमर में इम्पैक्ट होगा, बट कंसोलिडेशन इन अ सेंस पॉजिटिव भी रहेगा हमारे हिसाब से, अगर होता है तो। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि इस सेक्टर में क्या कुछ बड़े बदलाव इसके बाद हो सकते हैं। खबर लेकिन यही है कि सरकार ने क्लियर कर दिया है कैबिनेट में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को टू परमिट 100% इस सेक्टर में एफडीआई को लेकर। यह अहम अपडेट, इस पे आगे भी डिटेल्स लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तो कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और फिर जाते जाते आपको फटाफट से बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स भी बताएंगे। चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखिए, मार्केट्स में अभी भी तेजी बरकरार है और इस पूरे हफ्ते को देखें तो काफी उथल पुथल भरा पूरा हफ्ता रहा है, जहां पर पहले कुछ दिनों में हमने थोड़ी सी नर्वसनेस आती हुई देखी थी, पर आखिरी के 2 दिन यानी कल और आज एक अच्छी तेजी बाजार में जरूर देखने को मिली है। और आज जो है एंडिंग भी अच्छी हो रही है। निफ्टी जो है अब 26,000 के ऊपर बंद होने की तैयारी कर रहा है। मात्र 15 मिनट
ही रह गए हैं बाजार के बंद होने में और साथ ही निफ्टी बैंक को भी देखें तो लगभग 200 अंकों की तेजी है और ब्रॉडर मार्केट से पार्टिसिपेशन भरपूर है। इसकी कहीं ना कहीं ये बात जो है वो काफी अच्छी लग रही है। अब बात करते हैं कुछ और काउंटर्स की। देखिए इंश्योरेंस काउंटर्स जो है फोकस में है। एटॉमिक एनर्जी बिल पास हो सकता है, ये खबर हमारे संवाददाता समीर लेकर आए हैं। उसको लेकर भी कई सारे काउंटर्स, BHEL ले लीजिए या फिर वालचंद नगर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स ले लीजिए, इनमें क्या धूम मची हुई है। तो ये कुछ खेमे जरूर हैं जो कि आज कैबिनेट मीट के चलते जो है फोकस में है। इन सभी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बताइए एविएशन सेक्टर में से एक बार इंडिगो यहां पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि यहां पर भी स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से जरूर हुई है। PNB हाउसिंग फाइनेंस भी देखिए यहाँ पर 3.5% का उछाल है। नई MD और CEO की नियुक्ति हो गई है। अब फाइनली जो है यहाँ पर हमने देखा है कि नियुक्ति होती हुई दिखी है। एक बार क्विकली इस पे आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे अमोल, कैसे देख रहे हैं आप इसको? चार्ट्स पे देखिए कई समय से मार्केट को इस न्यूज का इंतजार था, बट दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं वो ये मान के भी चल रहे थे कि आज नहीं तो कल ये अनाउंसमेंट जल्द आने वाला है। 930 के ऊपर ये स्टॉक टिकता हुआ दिख रहा है, पर क्या यहाँ से लग रहा है आपको कि और ऊपर जाएगा? जी बिल्कुल, मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है और स्पेसिफिकली आज का कैंडल जो जिसने एक टेक्सचर को चेंज किया है, उससे पहले अगर मैं देखता हूँ तो काफी कंसोलिडेशन में स्टॉक था। 930 के आसपास कंसिस्टेंटली सपोर्ट ले रहा था। आज एक तो ब्रेक भी किया और क्लोजिंग भी ऑन द हायर साइड आने के चांसेस है। मुझे लगता है अगर कोई ब्रेकआउट के लिए देख रहा है तो 900 का एक स्टॉप लॉस रहेगा जब तक उसके ऊपर ये ब्रेकआउट टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा ऑन द हायर साइड। कहीं ना कहीं डायरेक्शनल मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 1000 प्लस की तरफ ये स्टॉक आने वाले दिनों में जाने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। चलिए और ऊपर जाने के थोड़े से और चांसेस लग रहे हैं। इस काउंटर को फोकस में जरूर रखेंगे क्योंकि ये स्टॉक भी जो है काफी बड़े मूव्स दिखाता है। इस बीच जो एक और खबर आ रही है कि कैबिनेट ने जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी बिल को मंजूरी दे दी है। इस पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जो है पूरी जानकारी लेकर आ रहे हैं। बट जी हाँ, कई सारे स्टॉक्स जो हैं इसको लेकर फोकस में है। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखिए 13% का उछाल है और BHEL ये स्टॉक भी जो है वो काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। BHEL को एक बार पुल अप करेंगे, साथ ही साथ NTPC ग्रीन एक बार ये स्टॉक देखते हैं कि क्या कर रहा है। यहाँ पर हल्का फुल्का मोमेंटम है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिख रहा है, पर BHEL में एक आज अच्छा मूव है। और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज देखिए 15% का उछाल। अमोल, यहाँ पे कोई स्टॉक जो कि अभी भी पसंद हो? देखिए वालचंद नगर इंडस्ट्रीज डिफेंस में भी है, साथ ही साथ यहाँ पर बड़े मूव्स आते हैं, पर BHEL लार्ज कैप थोड़ा सा सुस्त जरूर रहता है। बट कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखता हूँ तो BHEL के साथ जाना चाहूंगा। इनफैक्ट आज मोमेंटम काफी स्ट्रांग हुआ है वालचंद नगर में। NTPC ग्रीन में एक अभी भी करेक्शन फेज चालू है, बट BHEL जो सबसे प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन में लग रहा है ये तीनों में से, वो आई थिंक एक करेक्शन पूरा करके स्टॉक ने एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिया है डेली और वीकली चार्ट्स पे। और आज पॉजिटिव मोमेंटम का एक्सटेंशन देखने को मिला है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है 275 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन रहेगा। अगर ये मेंटेन करते हैं तो पोजिशनली 295 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जरूर रहेगा, बट पोजिशनली मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं 305 और 310 की तरफ बढ़ता हुआ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। राइट, तो चलिए BHEL यहाँ पर रखेंगे नज़र क्योंकि ये स्टॉक भी देखिए पिछले 2 से 3 दिनों से एक अच्छा मूव ज़रूर दिखा रहा है। पर अमोल, जाने से पहले आपके BTST या फिर STBT आइडिया समझना चाहेंगे? जी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको कंसीडर किया जा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल एक प्रॉमिसिंग जोन पे एक करेक्शन पूरा करता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। रिवर्सल भी अच्छा हुआ है तो 7100 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। टारगेट निकल के आ रहे हैं पोजिशनली 7400 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 6950 का। दूसरा कोफोर्ज के साथ जाना चाहूंगा। एक करेक्शन खत्म करता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है और ब्रॉडर सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे है तो 1845 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल कर 1935 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1810 का। ठीक है, ये आपके लिए 2 शेयर हो गए। कोफोर्ज हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया। अपोलो हॉस्पिटल की जो टारगेट बनेगी वो बनेगी 7400 रुपए के।
कोफोर्ज और अपोलो हॉस्पिटल, ये 2 शेयर आप अपने रडार पर रख के चलिए। बाजार बंद होने में 10 मिनट के आसपास का समय शेष है। कुछ और अमोल से शेयर जानते हैं, लेकिन बाजार के बारे में एक बार अब आपको बता देते हैं कि निफ्टी ने अपने गेंस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है और थोड़ा सा आगे और बढ़ा है। 26,050 के आसपास हम देख रहे हैं कि निफ्टी आपको इस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 150 अंकों के आसपास की तेजी है और आज पूरी तरह से मेटल ने मोर्चा संभाल रखा था। मेटल के साथ साथ हमने देखा कि कैपिटल गुड्स में बाइंग हुई और इसके अलावा कुछ बाइंग हमने आज देखा कि ऑयल एंड गैस स्पेस में भी होती हुई दिखाई दी, तो बाजार को सपोर्ट मिला है। कंजम्पशन को और फार्मा को अगर आप छोड़ दें, कुछ ऑटो को, तो बाजार का मूड अच्छा रहा है और आज एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 180 अंकों के आसपास की तेजी है, 59,400 के आसपास है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से करीब 150 अंक नीचे आपको दिखाई देगा, लेकिन स्ट्रेंथ वहां पर भी है, लगातार दूसरे सत्र में मजबूती है। एक शेयर जो बहुत तेजी से इंट्राडे में गिरा था, हम देख रहे हैं कि उसमें रिकवरी आ रही है। एक बार सीमेंस का शेयर आप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स मोमेंटम में थे, सीमेंस, कमिंस, एबीबी, फिर बाद में एलएनटी को भी हमने रैली में शामिल होते हुए देखा। सीमेंस इस वक्त 1.5% नीचे है। हालांकि जो गिरावट थी इंट्राडे में करीब 4.5-5% के आसपास की हो गई थी और उसकी वजह यह है कि डिजिटल इंडस्ट्रीज वाला जो वर्टिकल है उसके गाइडेंस में, मार्जिन गाइडेंस में इन्होंने शायद कटौती की थी, ऐसी खबरें आई थी। जो पहले 12 से 14% थी उसको घटा के कर दिया इन्होंने 6 से 8%। एक हिट आया, उसके बाद ये रिकवर कर रहा है। एक राय आपसे इस पर चाहिए अमोल, क्या व्यू होगा? पिछले 2 सत्र में तो थोड़ी तेजी आ रही थी, आज एक झटका, क्या करें सीमेंस में? थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच बेटर रहेगा क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, दोनों तरफ के मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इंट्राडे में भी जैसे कि आपने कहा तो काफी फास्ट मोमेंटम है, शायद ट्रेडर के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से रिस्क को मैनेज करना मुश्किल हो जाए। पोजिशनली भी कोई खास सेटअप है नहीं, नॉन डायरेक्शनली और रेंज बहुत बड़ा है, दोनों तरफ के मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो 1-2 दिन का वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा। कोई डायरेक्शनल मोमेंटम फॉर्मेशन डेवलप होता है तभी उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। अमोल एक बार बताइए, मुथूट को हम बीटीएसटी करके जा सकते हैं क्या? क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस आज एमसीएक्स पर नए रिकॉर्ड पर गए हैं और मुथूट ने कमाल का आज चाल दिखाया है। डे हाई पर ये शेयर करीब 3% ऊपर, 3,848 का इसका हाई है, उसके आसपास ही है। क्या इसमें बीटीएसटी करके जा सकते हैं? बीटीएसटी भी फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है, इवन पोजिशनल फॉर्मेशन भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। 3750 या 3800 ये 2 बीटीएसटी ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस लेवल रहेंगे। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 3925 और 3950 तक के भी मोमेंटम आने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। 3950 की भी टारगेट आ सकते हैं, 3925 पहला टारगेट होगा। मुथूट फाइनेंस को आप चाहें तो वैसे भी खरीद सकते हैं पोर्टफोलियो में, अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो, और आप ट्रेड के लिए भी बीटीएसटी भी कर सकते हैं इसमें, और ये टारगेट आपको अमूल ने बताया है। बढ़िया आज हमने तेजी देखी है। तो गोल्ड और सिल्वर ये कमोडिटी तो चमके, इनसे जुड़े जो शेयर हैं वहां पर भी बाहर फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगले हफ्ते के लिए कौन से इवेंट्स बाजार के लिए फोकस में रहेंगे, आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए, जरा ये जान लेते हैं। हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति बताइए, कौन से इवेंट्स पर फोकस करके चलेंगे? जी हाँ, अगले हफ्ते काफ़ी सारे इवेंट्स होने वाले हैं जिन पर आपको अपनी नज़र रखना चाहिए। 15 दिसंबर से शुरुआत करते हैं तो आपको जापान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े, चीन में भी आपको रिटेल सेल्स और आईआईपी के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। इंडियन मार्केट्स का रुख कर लेते हैं, यहाँ पर आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स और ट्रेड डेटा के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। कैनफिन होम्स में डिविडेंड को लेकर कंपनी विचार करने वाली है। आईपीओस की बात करें तो वेकफिट इनोवेशंस की यहाँ पर एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली, इस पर नजर रखिएगा। कोरोना रेमेडीज की भी मंडे को लिस्टिंग होगी, इस पर भी अपनी नजर रखें। साथ ही ग्लोबल कंपनी माइक्रोन अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर जारी करेगी। 16 दिसंबर के अहम इवेंट्स देखें तो अमेरिका में बेरोजगारी, नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आने वाले हैं। साथ ही यहां पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और
रिटेल सेल्स के आंकड़े आते हुए भी नजर आएंगे। यूरोप में भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और बेरोजगारी के आंकड़े यहां पर आएंगे, जिन पर अपनी नजर रखिएगा। साथ ही इंडियन मार्केट्स का रुख करें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े यहां पर भी आते हुए नजर आएंगे। फ्यूजन फाइनेंस में बोर्ड बैठक होगी, जिसमें फंड जुटाने को लेकर विचार किया जाएगा। केएसएच इंटरनेशनल का आईपीओ यहां पर खुलेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ बंद होगा, इस पर नजर रखिए। और ग्लोबल कंपनी एक्सेंचर अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी। बड़ी टेक कंपनी है, तो इसके नतीजों पर नजर रखिएगा। 17 दिसंबर के इवेंट्स देखें तो यूरोप में सीपीआई के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। जापान में ट्रेड डेटा आएगा। इक्लेरिक्स सर्विसेज बायबैक करेगी। इंडियन मार्केट्स में नेफ्रोकेयर हेल्थ की लिस्टिंग होगी एक्सचेंजेस पर, इस पर नजर रखिए। पार्क मेडी वर्ल्ड की भी यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली है। ग्लोबल कंपनी फेडेक्स अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जारी करेगी। 18 दिसंबर के बड़े इवेंट्स देखें तो अमेरिका में सीपीआई बेरोजगारी के दावे के आंकड़े आने वाले हैं। यूरोप में बीओआई यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। इंडियन मार्केट्स में केएसएच इंटरनेशनल का आईपीओ बंद होगा। 19 दिसंबर के बड़े इवेंट्स देख लेते हैं। यूरोप में रिटेल सेल्स के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। जापान में सीपीआई और ब्याज दरों पर फैसला होगा, यहाँ पर भी नजर रखिएगा। भारत में फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। ग्लोबल कंपनी नाइकी अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जारी करेगी। और साथ ही आईसीआईसीआई प्रू एएमसी की लिस्टिंग होगी एक्सचेंजेस पर। तो ये थे बड़े इवेंट्स अगले हफ्ते के लिए, जिन पर आप अपनी नजर जरूर बनाकर रखिएगा। तो एक्शन भरपूर रहेगा अगले हफ्ते भी, और जैसे जैसे इवेंट्स होंगे, जो एक्शन होगा, आपको हम उससे रूबरू भी करवाएंगे और उसके आधार पर आपको जहां ट्रेड बनने वो भी हम गाइड करेंगे। अमोल जी, 2 शेयर में आपसे ना क्विकली मैं जानना चाहूँगा, जहां पर आज चार्ट फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे हैं और हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में भी ठीक ठाक बढ़त है। बताइए कि पीएनबी हाउसिंग लगभग 1 महीने के हाईज पर ये शेयर आ गया है 4 सत्र की तेजी के बाद। क्या इसमें बीटीएसटी करें? जी बिल्कुल, पोजिशनल सेटअप भी काफी अच्छा था। अभी कुछ ही देर पहले वही डिस्कस भी हुआ था, बट अगर स्पेसिफिकली मैं बीटीएसटी के हिसाब से देखता हूँ तो भी ब्रेकआउट फॉर्मेशन है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। एक अगर कोई मोमेंटम को चेस कर रहा है तो 900 एक सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके ऊपर है तो ये कंटिन्यू रहने के चांसेस, ब्रेकआउट फॉर्मेशन ज्यादा लग रहे हैं। जीएमआर एयरपोर्ट, क्या इसमें लॉन्ग्स कैरी करके जाएं? लॉन्ग कैरी करके जा सकते हैं। रिवर्सल काफी स्ट्रांग हुआ है, लॉन्ग बुलिश कैंडल है, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिला है। ट्रेंड को जो फॉलो कर रहे हैं मोमेंटम प्लेयर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 100 रुपीज का ऑन द हायर साइड। एक आध दिन का टाइम एक्स्ट्रा ले सकता है, बट ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस से 108 1010 के रेजिस्टेंस जोन की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो चलिए जीएमआर एयरपोर्ट्स यहाँ पर 6% का उछाल और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आते हुए दिख रहा है और ये सस्टेन होता हुआ दिखेगा, ऐसी राय आती हुई अमूल की तरफ से। अमूल, क्लोजिंग करें उससे पहले क्विकली एक बार बीपीसीएल पर भी अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि कई दिनों के बाद 4.5% का मूव यहाँ पर दिख रहे हैं हम। कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल? जी काफी प्रॉमिसिंग है। शायद एक आध दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिले, बट मीडियम टर्म सेटअप काफी इंप्रूव हुआ है। 350 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन रहेगा। ऑन द हायर साइड पोजिशनली ये अपना 380 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके कहीं ना कहीं 390 की तरफ बढ़ता हुआ पोजिशनली देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो चलिए 390 के आसपास आते हुए दिख सकता है बीपीसीएल पर। इसी के साथ अमोल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज अपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स और सेक्टर्स पर हमसे चर्चा भी की। पर चलिए मार्केट की क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, जहां पर ये पूरा हफ्ता जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मार्केट्स के लिए। पर जिस तरीके से ग्लोबल हैंडओवर रहा या फिर भारतीय बाजारों में कुछ न्यूज़ आई कि ट्रेड डील पर बात जो है आगे बढ़ रही है, उससे थोड़ा सा कहीं राहत पाते हुए ये जो काउंटर्स हैं और निफ्टी 50 इंडेक्स है उनमें थोड़ी सी रौनक लौटी जरूर दिखी है। मेटल काउंटर्स में चमक बरकरार थी। आज के दिन सभी मेटल काउंटर्स चमकते हुए नजर आए हैं, जहां पर देखिए टाटा स्टील, हिंडाल्को बने हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स। उसी के साथ साथ देखिए तो जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। पर यही नहीं, ब्रॉडर मार्केट स्पेस में भी आप देखिए क्या जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। चांदी की धुआंधार तेजी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और हिंदुस्तान जिंक 7% की तेजी के साथ फिलहाल ये काउंटर क्लोज हो रहा है। वहीं हिंदुस्तान कॉपर यहां पर 7% का उछाल था। ब्रॉडर मार्केट स्पेस से जीएमआर एयरपोर्ट्स 6% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी क्यूआईपी को मंजूरी मिलने के बाद 5% का यहां पर उछाल रहा। वहीं जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल और एफडीआई में जो है 100% की जो
जो बिल में भी, बजट में भी अनाउंसमेंट की गई थी और अब इसके बाद जो है उस पर मंजूरी मिली है, उसको लेकर तमाम इंश्योरेंस काउंटर्स में अच्छा काउंटर पर न्यू इंडिया एश्योरेंस पर गौर फरमाइएगा, 5% से ज्यादा का उछाल इस काउंटर में दिखा। नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के बाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 4% की तेजी के साथ यहां पर क्लोज हुआ और तमाम ओएनसी काउंटर्स और साथ ही साथ फाइनेंस रिलेटेड काउंटर्स में भी आज अच्छा जोश रहा। कौन से काउंटर्स थे जो कि थोड़ा सा सबड्यूड एक्शन दिखा रहे थे, उसमें से जुबिलेंट फूड्स यहाँ पर 2.5% की गिरावट थी, वहीं डीसीएम, श्रीराम, सुप्रजीत इंजीनियरिंग जैसे कुछ स्टॉक्स थे पर यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी जिससे आपको थोड़ी सी चिंता करनी पड़े। पर ओवरऑल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा, जहाँ पर मेटल काउंटर्स में चमक जो है वो काफ़ी शानदार रही। अब देखना होगा कि अगला हफ्ता कैसा रहता है मेटल काउंटर्स के लिए और साथ ही बैंकिंग सेक्टर से कोई फिर से जोश आता है या नहीं, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। पर अगले हफ्ते अब कुछ आईटी कंपनीज, दिग्गज आईटी कंपनीज के नंबर्स भी आएंगे तो पूरे आईटी पैक पर भी फोकस हम बना के रखेंगे। पर चलिए इसी के साथ इस शो को यही समाप्त करेंगे। मुझे अभिषेक और विश्व मोहन को यहीं पे दीजिए इजाजत, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आपके अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत जल्द जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।